बार आपका फिर से स्वागत है। हमने जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ से हम 2 अध्याय निपटा चुके हैं और इससे पहले के अध्याय भी हम देख चुके थे जहाँ से बात कला-कली और 8वाँ-9वाँ चैप्टर की बात थी। आज हम उसी क्रम में संशोधन का जो मुख्य अध्याय है, बमन विरेचन, उसमें आज हम बमन शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, बमन विरेचन को एक साथ ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कंपैरेटिव हैं वहाँ पर। हमने शुरुआत कल कर दी थी, पंचकर्मा की शुरुआत की थी और हमने कहा था कि स्नेहन एवं स्वेदन के पश्चात सबसे पहले बमन करते हैं और उसके बाद विरेचन करते हैं। मैंने आचार चरण का कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया था कि बमन कितने दिन बाद करते हैं स्नेहन के? 1 दिन बाद। 3 दिन बाद। फिर विरेचन कितने दिन बाद करेंगे? 1 दिन बाद वमन, 3 दिन बाद विरेचन। एक यस, दिन बाद बकवानी। ठीक ठीक। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए जरा कि तो इस टेस्ट का टॉपर हम आतिका को मान रहे थे ना? आतिका की सबसे ज्यादा है, अगर 36 से ज्यादा किसी के मार्क्स है तो मुझे बता सकता है वो। और आप मुझे ये बताइएगा कि जो टॉपर है उसको हम हर टेस्ट के बाद क्या गिफ्ट कर सकते हैं, सजेशन दीजिए जरा। थार, मर्सिडीज, सर आईफोन। आईफोन, वेरी गुड। बीएमएस वालों की देखो ख्वाहिशें देखो। हाँ बॉस, इतना तो बनता है। सही कह रही हो। कोचिंग की फीस कितनी लगी है ये बताओ पहले। सर ये क्या पूछ लिया आपने, कहाँ आईफोन की बात चल रही थी। मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा बवन वेरिएशन की, कोई भी एग्जाम आएगा, दुनिया का कोई भी एग्जाम आए नेशनल लेवल का, अब इंटरनेशनल के लिए सिलेबस से भी डिसाइड नहीं है, वो जब आएगा तो वो देखा जाएगा। नेशनल लेवल के जितने एग्जाम है ये टेबल पढ़ के जाने का, बवन वेरिएशन यहाँ से कुछ सारे सॉल्व होंगे, ठीक है। अभी फिलहाल देखते रहेंगे और जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी पहले नोट्स बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहला टॉपिक है श्रेष्ठ द्रव्य। इसको थोड़ा सा हमें हटा दो और यहाँ लिख लेते हैं इसको। तो श्रेष्ठ द्रव्य क्या भवन के लिए? मदन फल। मदन फल का कोई नाम बताना चाहेगा मुझे, बटन के नेम? देखो, जब जब कोई प्लांट आएगा हम उसका बोटेनिकल नेम याद करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं पता होता है तो आप क्लास के बाद तुरंत देखिए उसको, कि इस बहाने हम देखेंगे कि 1-2 महीने में बहुत सारे प्लांट ऐसे याद कर लेंगे बैठे बैठे। जब भी मैं किसी का प्लांट का नाम पूछूं तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप क्लास के बाद एटलीस्ट उसके बोटेनिकल नेम और फैमिली देखने की कोशिश जरूर करें। ओके, तो मदन फल इसका श्रेष्ठ द्रव्य है। बमन हम कई द्रव्यों से करा सकते हैं, पर ड्रग ऑफ चॉइस की बात होगी तो हम मदन फल है, ठीक है। पीछे किससे करते हैं हम? त्रिव्रत मूल से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है हर एग्जाम में, त्रिव्रत मूल से। और कौन सी वाली? 2 प्रकार का होता है, तो अरुण, अरुण त्रिव्रत मूल से। इसका एक पर्याय निशोध भी होता है, तो कई बार एग्जाम में निशोध करके क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। लेकिन श्लोक में त्रिव्रत आया है, दोनों चीजें हम याद रखेंगे। इसका भी बोटेनिकल नेम याद करना बहुत जरूरी है। मदन फल, त्रिव्रत का बोटेनिकल नेम याद करना बेहद जरूरी है और सरल भी है। ना याद होते हो, मैंने आपसे एक एक ऑप्शन दिया था कि हम महाकसाय, रोज एक महाकसाय कवर किया करेंगे, हम एक बोटेनिकल रोज। आपने कभी इनिशिएट ही नहीं किया सारी चीजें, बहुत आलसी हो, मैं सही कहता हूँ। आलस और बीएमएस का समवाय संबंध है, कोई कुछ नहीं करना। तो याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से 3 तरीके का बन चुका ऑलरेडी। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है ड्रग ऑफ चॉइस विरेचन, ये टिक कर दिया, या ये ऑप्शन ये टिक कर दिया, 2 क्वेश्चन बन गए। तीसरा कौन सा अरुण, वो ऑप्शन में दे दे, मान लो श्वेत या अरुण या कुछ भी रक्त दे दे, मान लो कृष्ण दे दे, तो कौन सा आंसर लगाओगे? श्रेष्ठ कौन सा वाला है? अरुण। 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 फिर वो एक क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है कि क्या यूज करेंगे, क्या पत्र यूज करेंगे, क्या मूल यूज करेंगे, क्या फल यूज करेंगे, है ना।
तो इस तरह के ऑप्शन बना सकते हो, तो मूल याद रखेंगे, ठीक है। आप इसको त्रिव्रत न याद रखें, मेरे हिसाब से इसको याद रखना अतिव्रत। मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है, तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता। अतिव्रत, आ का मतलब ये अरुण है। अब त्रिव्रत याद ही मत करो, अत्रिव्रत याद करो, तो आपको हमेशा दोनों चीज याद रहेंगी, ठीक है। ये इसकी मात्रा की बात कर लो। कहाँ थे हम लोग, यहाँ, ठीक है। मात्रा जो मदन फल पिपली है, तो बस देखते जाना, सारे कॉन्सेप्ट हम संहिता पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे। मदन फल पिपली की मात्रा हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, वो है अंतरनख, अंतरनख मुष्टि प्रमाण। जब नाखूनों को अंदर की तरफ खींच लेते हैं, जब मुट्ठी बांधी जाती है, इतना आ जाए, ठीक। बट अगर हमने ये लिया है, और यदि हमने लिया है क्या, मदन फल पिपली की, उसके फल से समझ सकते हैं, ठीक है। मदन फल पिपली कषाय मात्रा, यदि कषाय लेना है तो, यानी क्वाथ काढ़ा बना के लेना है, तो पेशेंट को कितना देना है, अर्ध अंजलि। अब अर्ध अंजलि तो जानते हो आप लोग, अंजलि जानते हो कौन है? जी सर। कौन है अंजलि? जिसकी सुनील शेट्टी से शादी नहीं होती वो है अंजलि। कौन है अंजलि, बताओ। सर एक मतलब दोनों हाथ को जो मिलाते हैं तो वो जो बनता है उसको अंजलि कहते हैं। दोनों हाथ को मिला के जो बनता है, तो अर्धांजलि आधा हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई। तो आधी अंजलि हम देते हैं कषाय की मात्रा। लेकिन यदि हम मदन फल पुष्प का चूर्ण ले रहे हैं, मदन फल उसके फूल से अगर काम चला रहे हैं, इसी को कुछ लोग शलाटू बोल देते हैं, तो अगर ऑप्शन में शलाटू है तो आप इसे फूल का चूर्ण समझो। तो हम कितना लेंगे, एक प्रकुंच लेंगे, एक प्रकुंच। अब प्रकुंच वर्ड याद रखिएगा, वैसे एक प्रकुंच को हम पल भी कहते हैं। और एक पल बराबर, आप चाहे ऊपर कहीं लिख सकते हो कहीं भी, एक पल बराबर 4 तोला होता है, और 1 तोला बराबर 11.5 ग्राम होता है। तो एक अनुमान लगा सकते हो आप कि एक पल में कितना अमाउंट होता होगा। तो प्रकुंच वर्ड जरूर याद रखिएगा, जो श्लोक में आपको यही मिलेगा। पर एक पल होता है, जब मैं आपको वैसा से कल्पना पढ़ाऊंगा तो आपको सारी डिटेल में मान पढ़ाऊंगा कि पल, बिल्व, तोला, है ना, प्रस्थ, कुंभी, द्रोण, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी डिटेल में। तब तक पेशेंस बना के रखिए, और यहाँ याद रखिए एक प्रकुंच या एक पल, ठीक है। अगर यहाँ पर केवल चूर्ण की मात्रा की बात हो रही है, फल के चूर्ण की मात्रा की बात हो रही है, तो हमने पेशेंट, इमेजिन करो पेशेंट के सामने खड़े हो, आपको वमन कराना है, तो मुट्ठी भर में भरोगे। और कैसी मुट्ठी, जिसमें नाखून अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, ठीक है, अंतरनख मुष्टि, ठीक है। ये तो याद रहेगा हमेशा। लेकिन यदि हम कषाय ले रहे हैं, तो हमें अंजलि याद रखना है। कषाय कैसा होता है, काढ़ा कैसा होता है बेटा, मीठा होता है, कड़वा होता है, कैसा होता कड़वा वो होता है। कसेला होता है सर। कड़वा है ना। होता है। और हमेशा याद रखना है, जो अंजलि होती है, चाहे कोई भी मूवी उठा लो बॉलीवुड की, न जाने कितने सुनील शेट्टी के लिए बड़े कड़वे जो है अनुभव दिए हैं। ऐसे याद रखना है कि वो हमेशा कड़वी ही होती है, जैसी बात बोलती कड़वी ही होती है, मीठे से कोई अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे हैं। तो ऐसे रखो, कषाय से हमेशा आप अंजलि, अरे क्या कर दिया मैंने, कषाय से हमेशा अंजलि याद रखोगे, वो भी आधी अंजलि, अर्ध अंजलि, ओके। और रही बात पुष्प की या सलाटू की, तो हमेशा याद रखना है कि जब हम किसी को पुष्प देते हैं, फूल देते हैं, ठीक है, कौन सा डे होता है वो, वैलेंटाइन डे। नहीं नहीं यार, उस दिन फूल नहीं देते हैं, उस दिन तो छोड़ो, क्या 7 फरवरी होता है। उस दिन कौन सा डे होता है 7 फरवरी को, जल्दी बताओ।
मनीष बताओगे तुम? नहीं सर, मुझे नहीं पता। कोई बताना शायद चाहेगा रोज किससे डे आएगी? होता हो सर। रोज डे। हाँ, रोज डे होता है। तो जब भी हम किसी को पुष्प देते हैं तो क्या वो हमारे लिए पल मायने रखता है, जीवन भर के नहीं रखता है? बताओ पहले। जी सर। अगर मना कर दिया तब भी मायने रखेगा जीवन भर, और हाँ कर दिया तब भी मायने रखेगा। ठीक है, हिमांशु गारंटी ले सकता मैं, लेकिन जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनके लिए मायने रखता है, जिंदगी भर याद रहता है, चाहे मना कर दो चाहे हाँ कर दो। तो पल याद रखना, एक मोमेंट की बात याद रखना कि जब पुष्प की बात होगी तब वो पल हमें याद रखना है। ऐसे याद रख लेना, चाहे हम जब फूल देते हैं तो बहुत उस दिन नर्वस होते हैं तो प्रकुंचमान होता है, भींच लेना है ना मुट्ठी में किसी चीज को। तो इस तरह हम बहुत नर्वस होते हैं तो फूल को कुचल रहे होते हैं, हाथ से दबा रहे होते हैं कि और क्या होगा क्या होगा। और तो आईफोन भी गिफ्ट कर चुका, मना कर दिया तो वापस लेने में दिक्कत होगी। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी बहुत नर्वस होते हैं किसी कारण को लेके। इस तरह दिमाग में थोड़ा रखिएगा और ऑप्शन देख के आपको आंसर सही लगाना है। पिपली मुष्टि याद आना चाहिए, कषाय से अंजलि याद आनी चाहिए, और फूल से वो पल याद आना चाहिए, एटलीस्ट प्रपंच याद आना चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा और आगे, फिर बमन की बात कर लेते हैं, फिर मैं बेरेशन पे आता हूँ। कि मदन फल का संग्रह, मदन फल का जो कलेक्शन करना है, आपको संग्रह करना है। आपका काम ऐसे नहीं है, पर आप खुद ही दवाई अपनी बना रहे हो तो आप भी कर सकते हो। बसंत और ग्रीष्म के मध्य करेंगे हमेशा, बसंत और ग्रीष्म के मध्य। अभी पिछला महीना बीता है जिसमें हम कर सकते थे ऐसा, बोटेनिकल गार्डन जाके। ग्रीष्म के मध्य हम इसका संग्रह करेंगे। आप कैसे याद रख सकते हैं? आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बमन हम कराते हैं वो किस दोष के लिए कराते हैं? कफ। और कफ का प्रकोप कब होता है? शरद। बसंत 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 ऋतु ऋतु में। में। वसंत बसंत। वसंत। थोड़ा थोड़ा यहाँ से याद रखिएगा, बसंत ग्रीष्म के मध्य ना, बिल्कुल अंधा तुक्का मत मारिएगा, थोड़ा याद रहेगा। यहीं पर सारंगधर की एक बात लिखना, सारंगधर कहते हैं वसांत बसंतांते, यानी कि बसंत ऋतु के अंत में। बात वही हो जाती है बसंत ग्रीष्म के बीच में, लेकिन ये बोलते हैं बसातांत, यानी कि बसंत के एंड में जाके हमें इसका कलेक्शन कर लेना चाहिए अगले साल के लिए। ठीक है, आइए थोड़ा बात करते हैं इसकी भी, क्या होता है इसमें। त्रिव्रत कल्क की मात्रा, कल्क तो आप लोग सब जानते हो, चटनी को कल्क कहते हैं, पेस्ट को कल्क कहते हैं। तो त्रिव्रत कल्क की मात्रा बहुत सिंपल है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कई बार। आपको याद रखना है 1 तोला, 1 अक्ष या 1 तोला। अक्ष तोला का पर्याय होता है, जैसे कि मैंने बताया वैसे कल्पना में, अगर आपके मास्टर पढ़ाएंगे आपको, वरना जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाई दूंगा। ठीक है, त्रिव्रत कल्क मात्रा 1 अक्ष या तोला, ये आपको याद रखना है। पर कैसे याद रहे मास्टर, ये तो बहुत सारी मात्राएं हो गई, यही काम थोड़ी हम पर हम ये सारी बातें याद रखें, कुछ बताओ। ठीक है, अगर आपको छोटी सी स्टोरी याद है तो आपको याद रहेगा। चाहे तो देखो ऐसा कर सकते हो, त्रिव्रत से त्रा और तोला में ये एक सेम वर्ड है, त्रिव्रत तोला से याद रख सकते हो। ना याद रहे तो और ठीक, देखते हैं। आपको पता है त्रिदेव हैं, त्रिदेव में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? मैंने पॉपुलर बोला, एक पॉपुलर होता है, एक लीजेंड होता है। जल्दी बताओ। ब्रह्मा, ब्रह्मा जी। विष्णु, महेश, इनमें सबसे पॉपुलर कौन है? महेश। यार ये तो मैंने क्वेश्चन ही गलत ब्रह्मा। पूछ लिया, सब अपने अपने भगवान के ब्रह्मा। बारे में कहेंगे। अच्छा, भगवान भगवान राम, ये कृष्ण,
है ना, ये विष्णु, ये सब एक ही लोग हैं। और हम ब्रह्मा विष्णु अगर इन सबको मिला के देखें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी किसकी हो जाएगी फिर? विष्णु। विष्णु की हो जाएगी ना। विष्णु। ठीक है, खैर याद रहे तो ठीक। देखो ऐसा है कि एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु ने तपस्या की। जब वो प्रसन्न नहीं हो रहे थे तो उन्होंने शिवलिंग पर अपनी एक आंख निकाल के दान कर दी थी। ठीक है, और तब भगवान महादेव प्रसन्न हुए और उनका नाम कमल नयन रखा। क्या रखा? कमल नयन कहते हैं भगवान विष्णु को, क्योंकि उन्होंने अपने कमल जब नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने कमल की जगह पे अपने नेत्र ही निकाल के चढ़ा दिए शिवलिंग पे। तो याद रखना, त्रिव्रत से त्रिदेव वाली कहानी अगर याद आएगी तो आपको अक्ष माने आंख, अक्ष माने क्या होती है? आंख होती है। तो आपको यहाँ से भी याद आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी बहुत स्टोरी पता है तो याद आ जाएगा। वरना त्रिव्रत से तोला भी याद कर लेना। मतलब क्वेश्चन आपका फाइनली सही होना चाहिए। त्रिव्रत कल्क मात्रा एक अक्ष या एक तोला। इमेजिन करो किसी को विरेचन करवाना है तो अच्छा बताओ, लेकिन अभी शायद आपको हिंट ही नहीं होगी। किसी को पता है ना कि जब विरेचन कराना हो तो कितनी मात्रा देते हैं हम, कितना चूड़ देते हैं? चूड़ की नॉर्मल मात्रा भी नहीं पता होगी शायद अभी, कोई बात नहीं, अगले प्रॉप में पता लग जाएगी। आप इमेजिन करो कि 11.5 ग्राम हम किसी को विरेचन करने के लिए मात्रा दे रहे हैं। नॉर्मल मात्रा हम 3 से 6 ग्राम देते हैं, ठीक है, लेकिन विरेचन कराने के लिए हम 11.5 ग्राम की मात्रा दे रहे हैं। और विरेचन कराने के लिए ना सफिशिएंट है। बमन में भले मात्रा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो तो बाहर ही निकलना है, ऊपर से निकलना है। और यहाँ पे मामला ब्लीडिंग तक पहुंच सकता है अगर सही टाइम पर डायरिया नहीं रोक पाए। विरेचन आपने शुरू तो कर दिया पर नहीं रुक पाया, बहुत सेंसिटिव निकला, मृदु कुष्ठ निकला, तो डायरिया में जो है कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है उस टाइम पर। ठीक है, और उसके लिए आरएसटी शुरू करते हैं हम लोग, रेडिएशन थेरेपी, है ना, बोते बोते चढ़ाते हैं सबको, एनएस वगैरह, आरएल वगैरह। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। तो इससे भी हमें याद रखना है कि इसकी मात्रा कम ही रखेंगे। थोड़ा सारे आपको लॉजिक दे रहा हूँ, याद एग्जाम में याद आने के। ये तोला में मात्रा है, ये पल में है, एक पल में 4 तोला होते हैं, 4 गुनी मात्रा है यहाँ पे। जब बात इसकी हो रही है बदन फल की बमन की, थोड़ा ये सब याद रखिए। आइए कुछ इससे सुनो इसके बारे में। एक है त्रिव्रत सुख विरेचना, जगह कम पड़ेगा, सुख विरेचना नाम। ये आपको जब ये चैप्टर शुरू किया है, ये जो परिषद है उसमें सब मिलेगा आपको देखने को। त्रिव्रत सुख विरेचना नाम, यानी जो त्रिव्रत होता है वो विरेचन सुखपूर्वक करता है। अच्छा जी, तो कह रहे चतुरंगलो चतुरंगलो मृदु विरेचना नाम, विरेचना नाम। ठीक है, चतुरंगुल क्या होता है? अमलतास को हम चतुरंगुल, इसका पर्याय होता है अमलतास। केसव फिस्टुला, आपने पेड़ देखे होंगे जिसमें बहुत बड़ी बड़ी इसकी फलियां होती हैं, जमीन पर गिरी रहती हैं, कभी देखा है? बट गार्डन में घूमने गए हो पीछे, जी किसी सर ने देखा है अमलतास की फलियां बड़ी बड़ी, है ना? जी कल देखो अगली बार जब भी जाओ पढ़े में तो पीछे इन सबको दिखा देना, ठीक है? अमलतास जाना जरूरी है। तो चतुरंगुल होता है वो क्या करता है? वो मृदु विरेचन करता है, वो मृदु विरेचन करता है। और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, कई बार पूछे गए। स्नोवी क्षीर, स्नोवी का प्लांट मैंने देखा नहीं, क्या मैंने पूरा गार्डन में घूमा भी नहीं है, अगर वो लगा वो भी दिखा देना। स्नोही पे ये होता है तीक्ष्ण विरेचना नाम, ये बहुत तीक्ष्ण विरेचन करता है। जब किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है तब इसे यूज करते हैं, तीक्ष्ण विरेचना नाम। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। त्रिव्रत सुख विरेचना नाम, ओके। चतुरंगुल चतुरंगुल मृदु विरेचना नाम, और स्नोही पे तीक्ष्ण विरेचना नाम। ठीक है, देखिए जो स्नोही प्लांट होता है उसमें से निकलता है लेटेक्स। आपने कभी अर्क देखा है? अर्क, मदार, जी सर। जी उसमें सर। तो कितना ज्यादा जी सर। है ना, जो उसका वो निकलता है वो कितना ज्यादा तीक्ष्ण होता है, कितना तीखा होता है। एक हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी, वो एक पिल्ले की आंख में डाल देता है, पिल्ला अंधा हो जाता है, वो डॉक्टर बनता है, बट पता नहीं तुम लोगों के सिलेबस में थी कि नहीं। इतना खतरनाक सर होता है पढ़ी है। धतूरा, तो ठीक है। तो धतूरा वगैरह ये सब बहुत ऐसे समझो स्नोही तीक्ष्ण होता है। तो स्नोही से आप याद रखिएगा ये तीक्ष्ण होता है, इसमें ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। जब खुद देख लोगे ना द्रगुड़, जब डिटेल में पढ़ोगे भी तो पूरा साल पढ़ा है, तो खुद तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद समझ जाओ हाँ यार ये तो तीसरी होता होगा। स्नोई पे तीसरी विरेचना नाम। त्रिव्रत को जरूर हमें याद रखना है, त्रिव्रत सुख विरेचना नाम। तो फिर से वही बात,
जो त्रिदेव की पूजा करता है वो सुखपूर्वक रहता है, ऐसे दिमाग में रखिएगा। जो तीनों देवों को खुश कर लेता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को, वो सुखपूर्वक रहता है। ठीक है, यह समझ लो तीनों लोकों का स्वामी होता है। जो तीनों लोकों का स्वामी है वो सुखपूर्वक रहता है। कैसे भी याद कर सकते हो। फिर है चतुर अंगलो मृदु विरेचना नाम। चतुर अंगलो मृदु विरेचना। देखो जो इंसान चतुर होता है, अभी दूसरे पर इल्जाम लगाते रहना, जो इंसान चतुर होता है वो बहुत मृदु, बहुत मीठी मीठी बातें करता है। वो 3-4 दिन आपसे मीठी मीठी बातें करेगा, फिर आपसे एक दिन वो धीरे से काम बताएगा। अरे यार मुझे ना एक्चुअली 2 दिन के लिए बाइक चाहिए थी, है ना। तो आप समझोगे ओ, तभी मैं कहूँ मैं तो इतना हैंडसम भी नहीं, मुझसे इतनी मीठी बात क्यों की जा रही है। तो याद रखना इसमें, चतुर कौन होगा, जो मृदु मीठी बातें करेगा। तो चतुरंगलो मृदु विरेचना। इसकी ट्रिक एक और है, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल मैं बताऊंगा नहीं, अब ऐसे याद कर लीजिए इसको। त्रिव्रत सुख विरेचना नाम, चतुरंगलो मृदु विरेचना नाम, स्नो ही पैती विरेचना। बताओ याद हुई कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने ही आने से छोड़ नहीं सकते। जल्दी फीडबैक दो, याद हो जाएगा ना। जी 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 सर। 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 ओके। और त्रिव्रत सर का इन सबकी संग्रह मात्रा कब। एक नहीं अक्ष नहीं नहीं होगी नहीं सबकी नहीं नहीं, मात्रा। ऐसे मान के नहीं चलेंगे, अभी वो सब बताऊंगा। यहाँ केवल इसकी मात्रा याद रखनी है आपको, ठीक है, क्योंकि इसकी मात्रा नहीं हो सकती ना उतना, क्योंकि इसमें से एक ये वाला काम कर रहा है, एक ये वाला काम कर रहा है, एक ये वाला काम कर रहा है, तो हम तीनों को एक मात्रा में नहीं कर सकते ना। यहाँ पर इनका रिजर्वेशन लगता है, तीनों को बराबर नहीं खड़े कर सकते, सबकी अपनी अपनी पोटेंशियल हिसाब से देखेंगे इसको। अब देखते हैं त्रिव्रत वाला। त्रिव्रत वाला, इसका संग्रह कब करते हैं ये देखते हैं। शिशिरांते। शिशिरांत। इसको कब कहते हैं, जब ठंडी का मौसम समाप्त हो रहा होता है, शिशिर अंत इसका हम करते हैं। ओके, छोटी छोटी बातें हैं आपको याद रखनी चाहिए। इस मदर फल का तो हमने बसंत से देख लिया था, चूंकि इसमें बमन वाला था, बमन से हम कफ निकालते हैं, कफ का प्रकोप वसंत में होता है। आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि विरेचन पर ई की मात्रा है, विरेचन पर ई की मात्रा है, और यहाँ पर शिशिर में भी ई की मात्रा है, दोनों। ऑप्शन देख के देखो, मैं आपको बताऊं, मैं जितनी भी ट्रिक्स आपको बताऊंगा, जितनी भी ट्रिक्स बताऊंगा, मैं ये चाहूंगा कि आप सारे विषयों को उसमें इन्वॉल्व करें। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कुछ ट्रिक्स मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा, कुछ ट्रिक्स मैं आपको राइम कराऊंगा। राइम में क्या आ जाएगा, शब्द आ जाएगा। कुछ ट्रिक्स मैं आपको इमेजिन करवाऊँ, कुछ के निमोनिक्स बनवा दूँ, कुछ की स्टोरी बनवाऊंगा, है ना, जिससे कि हमारा ब्रेन सैचुरेट ना हो जाए सारी ट्रिक्स। अब पता बड़ा ट्रिक्स ही याद कर रहे हो, एग्जाम में भूल गए कि ये ट्रिक्स है किसकी, तो थोड़ा सा ऑप्शन को देख के ऐसे ही पहचाना सीखिए। अच्छा, इसमें ये इस तरह से सिमिलर दिख रहा है, शिशिर, आंते, विरेचन, मदन फल, बसंत। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मदन फल के योगों की बात कर लेते हैं। तो मदन फल के योग जो आचार्य चरक ने टोटल बताए हैं, वो बताए हैं 133 योग। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन ये आपको चरक कल्प स्थान में मिलेंगे। ये सब कुछ चरक, ये सब कुछ संहिता का है। जो कुछ भी आप ग्रंथ पढ़ते हो, जितने सब्जेक्ट, सब संहिता में मिलता है। इसलिए कहते हैं जिस पर संहिता ही कमांड है, उसकी पूरी आयुर्वेद पे कमांड है। तो कल्प स्थान में डिटेल में सारी चीज देखी जाएगी, पर हमें शॉर्ट में देख लेते हैं। 133 योग, लेकिन यही बात सुश्रुत क्या कहते हैं, सुश्रुत कहते हैं केवल और केवल 31 योग। सुश्रुत वाला नहीं पूछा गया आज तक, मतलब बहुत ही कम पूछा गया, पर मदन फल वाला, ये चरक वाला बहुत पूछा जाता है। 133 योग हमें याद रखने हैं। और इसके बारे में क्या कहा जाता है, अभी ये MCQ आया था आपके 21 बैच का एग्जाम हो रहा है, उसी में आया था यही वाला क्वेश्चन। क्या क्या आ गया चरक सूत्र 25 में, बमन, आस्थापन, अनुवासन, उपयोगिना नाम, उपयोगिना नाम। यानी कि मदन फल 3 चीजों में यूज होता है, बमन में,
आस्थापन अनुवास्तव में हमेशा ऑप्शन इसका आंसर ऑल ऑफ दीज ही जाएगा। ओके, परीक्षण के लिए कुछ द्रव्य और उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि किसमें क्या वाला पार्ट बेस्ट होता है विरेचन करने के लिए। जैसे सुश्रुत का अपना मत है, करेंगे देखो, मूल लेनी हो ना, जड़ लेनी हो तो हमें अरुण द्रव्य की लेनी चाहिए, वही हम ऊपर देख ही चुके हैं। अगर हमें त्वक लेनी हो ना तो हमें तिलवक की लेनी चाहिए। अगर हमें फल लेना हो तो हरितकी का लेना चाहिए, हरण का लेना चाहिए। हरण का हरितकी का बटन निकलने में पता है किसी को? कह रहा मास्टर चुपचाप पढ़ाया करो, ठीक है, पूछना मत करो। हाँ क्या बेटा? टर्मिनेलिया चेबुला। टर्मिनेलिया चेबुला। चलो ठीक है, तो पता है आप लोगों को। अगर आपको सोरस लेना हो तो करेले का लिया करो ही। आपको तेल यूज करना हो विरेचन के लिए तो एरंड का तेल करो विरेचन के लिए। हमने चरक सूत्र 13 में भी देखा था कॉन्सेप्ट। तो अगर क्षीर लेना हो, दूध लेना हो या लेटेक्स लेना हो तो स्नोही का लिया करो, जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, स्नोही क्षीर। ठीक है मित्रों, यानी कि मूल तो हमने ऊपर देख लिया, याद करने की जरूरत नहीं। मूल तो अरुण अद्रव्यत की मूल है। मुझे बताओ कि तिल जो होते हैं, तिल वो सबसे ज्यादा किस पे होते हैं? सबसे ज्यादा क्या तिल कहाँ होते हैं बॉडी में? स्किन पे यूज होता स्किन पे होते हैं, है ना? त्वचा पे होते हैं। तो त्वचा पे क्या होते हैं? तिल होते हैं। त्वक का तिलवा कहाँ से लगा देना। क्या श्रुति, तिलवक को लोद्र कहते हैं क्या? जी बॉस। है ना, इसका एक पर्याय लोद्र भी है, वो भी आप देख लेना। तो उसकी अपनी एक स्टोरी है, वो नहीं बताऊंगा, पर्सनल है। बट तिलवक को याद रखना कि त्वचा पर ये है। फल आप जानते हो, हरित की हरड़ का फल देखा भी होगा आपने। तो फल तो ऑब्वियसली हरित की का ही है। करेले का रस देखा है कहीं पी के? हैं तो रस तो भाई करेले का याद रखना है। तेल एरंड का पढ़ के आ चुके हैं, और क्षीर हमने ऊपर स्नोई का पढ़ लिया है यहाँ पर। ठीक है, स्नो पै का पै किसका पर्याय होता है? आपको पता है पै, कृष्णा, पायस, ये किसके पर्याय होते हैं? बताओ जल्दी तीनों। दूध। हाँ दूध। ठीक है। दूध की। कृष्णा, कृष्णा क्या होती है? खिचड़ी। कृष्णा खिचड़ी होती है, ठीक। और पायस क्या होता है? खीर। खीर होती है, वेरी गुड। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी जाने रखिए। ठीक है, ठीक है। इस बार ईद पे मैंने 24 वाले बच्चों से खूब कहा कि समय लेके आना, लेकिन एक भी नहीं लेके आया, बताता हूँ उन लोगों को। तो ये सब चीजें याद रखना है कि ये सब चीजें श्रेष्ठ होती है इनके अकॉर्डिंग, रुझान के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम द्रव्य की बात कर लेते हैं। क्या क्या द्रव्य है और किस क्या क्या प्रधान है, भाई देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, क्योंकि सब इजी क्वेश्चन में आते हैं, सारी चीजें तो रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन हर साल रिपीट ही होते हैं, तो इजी लेवल के होते हैं, तो उन्हीं में से ऐसा ही प्रश्न बनते हैं। वायु प्लस अग्नि प्रधान द्रव्य, अग्नि महाभूत प्रधान। ठीक है, जो भी द्रव्य वायु और अग्नि प्रधान होते हैं वो किसके काम आते हैं? वो वामक द्रव्यों के काम आते हैं, वमन के लिए प्रयोग होते हैं, जो वायु अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। और जो जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान होते हैं वो विरेचन रेचन। के लिए उपयोग होते हैं। बहुत बढ़िया, तो ये बात हमको याद रखनी है। ठीक है, कौन मुझे बताएगा कि ये वाला कौन सा रस होता है?
किसको याद आ रहा है? ये दो महाभूत किस कटु रस के? कटु कटु वेरी गुड। तो कटु भी थोड़ा सा याद रखना, बमन में कुछ कड़वा खिलाएंगे तो उल्टी कर ही देगा इंसान। और जल पृथ्वी किसमें होते हैं ये? मधुर मधुर में। यानी कि किसी को कॉन्स्टिपेशन हो तो क्या उसे मीठी चीजें खिलाई जा सकती हैं? जी सर। ठीक है, हम आगे द्रव्य गुण में पढ़ेंगे, या पढ़ चुके हो आप, श्रेष्ठ बिन मूत्रता, है ना, ये मधुर चीजों में होती है। यानी कि ये क्या करते हैं, ये बल्क बनाते हैं, ये मल को अत्यधिक मात्रा में बनाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन में मीठी चीज खाई जा सकती है। तो जल पृथ्वी, और आप भी समझ रहे हैं, ये जो जल पृथ्वी है इन दोनों में गुरुत्व है, दोनों में ग्रेविटी है, तो ये नीचे की तरफ ले जाएंगे, यानी कि ये विरेचन के काम आएंगे। और जबकि ये चाहे वायु हो वो भी ऊपर की तरफ चलती है, और अग्नि भी की डायरेक्शन क्या होती है, ऊपर की तरफ ही होती है। ज्योति जो होती है ऊपर की तरफ जलती है। ओके, तो इन दोनों का मूवमेंट ऊपर की, यानी कि जो इंसान जल रहा है, जो तप रहा है, उसका हमेशा प्रोग्रेस ही होता है। और जो इंसान पड़ा हुआ है, कहीं भी बह जा रहा है पानी की तरह, तो कहाँ की तरफ जा रहा है वो? नीचे की तरफ। तो हमें अग्नि बनना चाहिए या जल बनना चाहिए? हमारी डायरेक्शन डिटरमाइन होनी चाहिए, या कहीं भी जा सकते हैं? क्या होना चाहिए था? दोनों। अग्नि। दोनों, ठीक है। पर ये दोनों चीजें मेरी उम्र में आके कहना, अभी तुम अग्नि बनो, जब मैं इतने बूढ़े हो जाओ उसके बाद ही बात करो। तो ठीक है, सर विरेचन में मधुर देना चाहिए मुझे। या मान लो एक ने जलेबी खाई है आधी किलो, और एक ने 3 समोसे खाए, तुम्हें क्या लग रहा है कॉन्स्टिपेशन होने के चांस किससे ज्यादा है? 3 समोसे। समोसे वाले को। 3 समोसे वाले। समोसे। हाँ, क्योंकि इसमें कटु इत्यादि चीजें वो खाएगा, तो वायु बढ़ेगी, वायु का प्रकोप होगा, और आद्यमान या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। हो तो उसमें भी चल सकता है, अगर उसकी मैदा गंदी वाली होगी तो कॉन्स्टिपेशन ये भी कर देगी, और हम ये मान के चल रहे हैं मैदा आइडियल है, ठीक है, साफ सुथरी है, तो जलेबी नोट आउट कर देंगे ना। आप ऐसा हो तो कल प्रयोग करके देखिए ना, कौन सी तरह, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, देख लेना कल करके। आइए भूमि की बात कर लेते हैं, कि भूमि कैसी होनी चाहिए जहां पर ये द्रव्य उपजे। तो क्या करें आचार्य, कि भैया देखो, भूमि जो है ना, वो होनी चाहिए आकाश प्लस वायु प्लस अग्नि प्रधान। अब तो यहाँ पर क्या जोड़ दिया, यहाँ आकाश जोड़ दिया। जब भूमि की बात आई तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ पर आकाश जोड़ दिया। ठीक है, जमीन की बात है, लेकिन यहाँ पर सेम रहेगा, चाहे भूमि हो चाहे द्रव्य हो, दोनों जल पृथ्वी महाभूत ही रहेंगे। ठीक मित्रों, ना याद हो थोड़ा सा देखो, देख लेना, मैं इसको हमेशा बोलता हूँ आकाश और, क्या बोलता हूँ इसे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, कैसे नहीं आ रही है? किसी को नहीं आ रही बेटा, बताओ जल्दी से, क्या कोई दिक्कत आ रही है? कितने लोगों को ऐसी जी सर, प्रॉब्लम? सर अटक गया था, सर बीच में कॉल आ रही है। आ रही है सर। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। मेरी क्लास मन से चलती है, अगर आपका मन भटकेगा तो आवाज भटक जाएगी, मन कंसंट्रेट है तो आवाज भी रहेगी, ध्यान रखना। ये बड़ी साइकोलॉजिकल क्लासेस चल रही हैं यहाँ, बड़ी स्पिरिचुअल है, एक अजीब दिव्यता है इन क्लासेस में। तो अब्बा याद रखोगे, अब्बा अग्नि वायु, तो याद रखना अब्बा की जमीन, किसकी जमीन याद रखोगे? अब्बा की। अब्बा की जमीन। तो जो जितने भी वामक द्रव्य हैं, जितने भी वमन वाले जो चीजें हैं, वो अब्बा की जमीन पे उगानी है हमको। आकाश वायु अग्नि, आकाश वायु अग्नि, और ये वाला हमेशा हम कटु से याद रखेंगे, ये वाला हमेशा हम कटु से याद रखेंगे। ठीक है, तो अपने को याद रहेगा कि यहाँ तो मामला वायु अग्नि का है, पर यहाँ मामला अब्बा की जमीन का है, तो ये याद रखना बस। मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, चलो लिख ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब्बा की जमीन, नहीं मिटा ही देता हूँ, छोड़ो, कोई भी विवादास्पद बात नहीं लिखी जाएगी यहाँ पे। आकाश प्लस वायु
प्लस, ठीक है। तो हमने यहाँ तक मामला देख लिया। थोड़ा सा हम द्रव्य गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हमें याद रखना है कि जो वामक द्रव्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? उष्ण, तीक्ष्ण, लघु। सीरियसली मास्टर से आगे चल रही हो तुम्हें? सूक्ष्म, व्यवहारी और विकासी, ये याद रखना है। प्लस वायु अग्नि प्रधान तो याद रखना ही, हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, ये सब किस पे काम करेंगे? आमाशय पे काम करेंगे। और उदान वायु की मदद से ऊपर की तरफ उल्टी हो जाएगी। वायु के जो सारे भेद पढ़ेंगे तो सारे फंक्शन देखेंगे, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, पान वायु कैसे कैसे काम करती है। फिलहाल यहाँ देखते हैं उदान वायु। ठीक है, उदान वायु की गति ऊपर की तरफ होती है, तो यहाँ देख लेंगे कि वमन उल्टी हो रही है बाहर की तरफ। ओके, हमें एक बात याद रखनी है। अच्छा, बस इसके भी लिख लेते हैं, तब मैं एक साथ कॉमन ट्रिक बनाऊंगा। यहाँ भी मामला जो है सेम सेम रहेगा। तुम इसको ऐसे ऐसे कर देते, इससे आपको याद करने में आसानी हो। वहाँ बराबर लिखा हुआ था, प्लस जल एंड पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पर ये मसला हो जाएगा अपना। कौन सा वाला? पक्वाशय वाला। पक्वाशय पे काम कर रहा है। और ये अपान वायु की गति चूंकि अधोगामी होती है, तो ये नीचे की तरफ सारे मलों को निकाल दिया जाएगा। अगर आपने फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ा है तो आप मेरी बातें समझ पा रहे होगे। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, हम पदार्थ विज्ञान शुरू से पढ़ने वाले हैं। मास्टर नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है मुझे। नहीं मिलेगा तो मैं ही पढ़ाऊंगा, टाइम नहीं मिल पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अपान वायु पे यहाँ पर बात करेंगे हम। ठीक, हमें गुण, क्योंकि गुण से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो हमें गुण याद रख लेना है। गुण की ट्रिक जरा देखें। ये बताओ आपको ओट्स कैसे लगते हैं खाने में? जल्दी बताओ फटाफट, टाइम वेस्ट की बिना किए। ओट्स खाने में सर कैसे अच्छे लगते लगते हैं? हैं। अच्छे लगते नहीं हैं अच्छे सर। लगते हैं। सर नहीं अच्छे लगते सर। कौन कौन? सूखे। ओट्स किसको ही अच्छे लगते होंगे यार? तुम ज्यादा जो है हेल्थ फ्रिक तो बनो मत, ठीक है? वो पता है कितने ज्यादा है जो हेल्थ को लेके तुम जागरूक हो। ओट्स किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन लोग खाते हैं मजबूरी में, है ना? और सोचो, हिमांशु क्लास में हो बेटा आप? जी सर। आप इमेजिन कीजिए बेटा, यही ओट्स आपकी बीवी बना के दे और यही ओट्स अपनी गर्लफ्रेंड बना के दे, तो किसके ओट्स आपको ज्यादा बेकार लगेंगे? बीवी के। बीवी के। देखो अभी से हाल है। चलो ठीक है, मान लेते हैं बीवी के ओट्स। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि बीवी के ओट्स उल्टी दस्त कराते हैं। मैंने कभी नहीं कहा। सर आवाज नहीं आ रही है। सर स्क्रीन भी चली गई है। हेलो,
सर सर आवाज आवाज फंस क्रैक रही हो है, रही है। फंस रही है सर आवाज। बेटा कुछ आया, आवाज आ रही है ना? बताओ। सर आवाज आपकी बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है और स्क्रीन भी नहीं आ रही है। वैभव को लोगे, अगला ओवर वैभव डालेंगे, उसके बाद रसल का ओवर जो थर्ड ओवर होगा वहां पेपर विकेट चाहिए अगर गेम में बने रहना जीतना। रही है, आवाज आ रही है क्या? आप लोग बताओ मुझे। सर अब भी क्लियर नहीं आ रही है और स्क्रीन भी नहीं है। अभी फंस रही है सर। अब बताओ, आ रही है? जी सर। जी जी सर। सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। तुम मुझे छत पे भगा के मानते हो हर रोज। एक शेर सुनो, मैं तुम लोग एक शेर सुनो, हिमांशु तुम्हारे लिए लिखा है, तुम सुन, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बाद में सुनाता हूँ फिर क्लास में, तो फिर आवाज की दिक्कत हो जाएगी। बेवाई विकासी देख लिया हम लोगों ने। बीवी से, ओ से है उष्ण, टी से है तीक्ष्ण, और एस से है सूक्ष्म। बताओ। और उल्टी से वमन है, इससे विरेचन है। अब बताओ मुझे, क्या आपको सारे गुण याद रहेंगे कि नहीं? जी सर। पक्का सबको? सब लोग बताओ, थोड़ा सा थोड़ा जी याद सर। हो जाएंगे ना? जी सर। ठीक 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 है। तो आता है जो बहुत पॉपुलर है, इसको जरूर याद।
ये काम कैसे करते हैं, ये सारे जो गुण हैं, द्रव्य हैं, आखिर काम कैसे करते हैं? तो दोनों का एक ही आंसर जाता है मित्रों, ये भी प्रभाव से काम करते हैं और ये भी प्रभाव से काम करते हैं। आंसर बहुत अच्छे से लगाना, ठीक है? अब आपसे पूछेगा कि गुण से काम करते हैं, रस से काम करते हैं, कर्म से काम करते हैं, किससे काम करते हैं? आप लिखोगे आंसर हमेशा प्रभाव से काम करते हैं, ठीक है? प्रभाव से काम करते हैं। ये तो चरक्का हो गया। लेकिन सुश्रुत ये कहते हैं, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सुश्रुत कहते हैं कि देखो बमन तो भैया प्रकृति या स्वभाव से ही काम करता है, लेकिन जो विरेचन है उसमें वो कह देते हैं बीवी के ओट से काम करता है। शॉर्ट में लिख दिया है, मतलब वही जो ऊपर लिखा है, वैवाहिक विकास ही श्रुति सूक्ष्म इन चीजों से काम करता है। ओके, देखो दोषों को हमें स्रोतस से डिटेक्ट करके फिर मुख्य स्रोतस में लाना, फिर इसे ऊपर के मार्ग से या नीचे के मार्ग से क्रमशः वमन और विरेचन से निकालना अपने आप एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है? तो जरूरी है कि जो हम सेवन करा रहे हैं द्रव्य वो उष्ण हो, क्योंकि शीत अगर होगा, मुझे बताओ, यदि हम शीत द्रव्यों का सेवन कर लेंगे तो वो क्या कराएगा? क्या स्रोतों से दोषों को निकलवाएगा या और स्तंभन कर देगा उनका, और जमा देगा उनको वहीं के वहीं? जल्दी बताओ। स्तंभन और करेगा और सर और और जमा क्या? देगा। जमा देगा। ठीक है, तीक्ष्ण होना बहुत जरूरी, तीखा होना चाहिए, एकदम तीखा होना चाहिए, एकदम शराब करा दे स्रोतों से। या सूक्ष्म होना चाहिए, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कितनी अच्छी खासी होनी चाहिए कि वो स्रोतों में घुसता चला जाए, कैपिलरी लेवल पे चला जाए और वहां से दोषों को निकाल के लाए। सूक्ष्म होना चाहिए। क्या स्थूल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं स्थूल होना चाहिए, क्योंकि स्थूल होगा तो क्या कर देगा? उल्टा स्रोतोवरोध कर देगा, इसलिए सूक्ष्म होना चाहिए, ठीक है? क्या बेवाई होना चाहिए? बिल्कुल भाई बेवाई होना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं हमारे पास जल्दी से हमें दोषों को बेवाई कौन? ऐसे द्रव्य जो शीघ्र शरीर में घुसते ही क्या हो जाते हैं? व्याप्त हो जाते हैं, अचानक पूरे शरीर में फैल जाते हैं। विकासी कौन? जो संधि बंधनों को ढीला करते हैं, जो श्लेष्मा को उल्लेखित करते हैं, जो कफ को उनके स्रोतों से डिटैच करते हैं, ऐसे द्रव्य है, ठीक है? तो सबका लॉजिक है इसके पीछे, तो गुड़ का लॉजिक है, तो फिर मैंने ये बोले आचार्य ने, लेकिन उन्होंने कहा ये सब प्रभाव से काम करते हैं। शिक्षक कह रहे हैं कि नहीं भाई, बमन तो प्रकृति और स्वभाव से काम करते हैं, बट विरेचन वाला बेबी के ओट से काम करता है। पर खुशखबरी तो ये है कि क्वेश्चन तुम्हारा हमेशा चरक से पूछा जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, चरक याद रखिएगा। बहुत विपरीत परिस्थितियों में आपसे सुश्रुत का पूछा जाएगा, ठीक है? ये कंडीशन बनती है कि कौन सा द्रव्य किस कंडीशन में सुखपूर्वक कार्य करता है, ठीक है? तो आप बताओगे, क्या बताओगे? कहोगे कि यदि कफ आधिक्य है, कफ आधिक्य है तो वमन कराना चाहिए। यदि पेशेंट के अंदर कफ की अधिकता है, कफ की बाहुल्यता है, कफ की उलटता है, तो हमें हमेशा वमन कराना चाहिए। और कफ अल्प है, ध्यान देना, ऑप्शन पे ध्यान देना, कफ अल्प होने पर, कफ अल्प होने पर, यहाँ पर पित्त ज्यादा नहीं कहा है, उल्टा कहा है, कफ कफ अल्प होने पर हमें विरेचन कराना चाहिए। पर बागवट ने इसको करेक्शन किया और बागवट ने कहा पित्ताधिक्य होने पर, यदि पित्त ज्यादा है तब विरेचन करना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ ये बात तो सबको समझ में आ रही है ना? जिसको नहीं आ रही प्लीज मुझे बताओ। जी सर। कोई भी हो, गर्ल्स बॉयज, कोई शर्माया मत करो, यहाँ तुम सब एक जैसे, कोई मास्टर ने जज मत क्या करो, अरे मैं क्यों पूछ लूँ, लगता है सबको आता है, मुझे ही नहीं आता, मैं ही गधा हूँ, मैं ही सर की तरह पागल हूँ। पूछ सकते हो आप लोग, मैं अपनी इतनी इंसल्ट करता हूँ तुम लोगों के सामने, जिससे कि आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओगे, हम सब एक जैसे होते हैं, पर फिर भी नहीं आ रहा, क्या करूँ तुम लोगों के लिए? अब तक जाके मर जाऊँ? चड्डा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, क्या था पता नहीं। हाँ, तो कफ आधिक्य हो गया, कफ अल्प होने पर, बागवट का पित्त आधिक्य होने पर, समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है, सरल भी है, कोई ज्यादा कठिन भी नहीं है। अच्छा, दोषों का निर्हरण की बात हो रही है यहाँ पे, दोष कैसे बाहर निकले? अरे मिट जा भाई। क्या हमारे साथ मृदुल हैं, मृदुल तिवारी जी हैं? मृदुल, मुझे नहीं लग रहा है सेकंड पार्ट रिकॉर्ड भी कर रहा है।
ये तो बस सुधरेंगे नहीं। तो यदि अपक्व अवस्था में है तो उसको वमन कराना है, और पश्चिमान में विरेचन, पश्चिमान में विरेचन। पच रहा है तब विरेचन, और जब कच्चा है तब वमन। और आप लोग जानते हो जब उल्टी होनी होती है तो खाना खाने के जब पाचन प्रक्रिया शुरू होती है और जब लगता है हमारे सिस्टम को कि मंदाग्नि है या अग्नि प्रॉपर नहीं है, एंजाइम डिस्टर्ब है, पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, तो तुरंत ही आपको वोमिट वाली फीलिंग देती है। ठीक है, नोजिया की फीलिंग आती है, फिर वोमिटिंग हो जाती है। लेकिन जब विरेचन होना होता है तो उसमें टाइम लगता है। आप थोड़ी सी चलो थोड़ा समझते हैं कि आपने मान लो सुबह समोसा खाए गंदे वाले, तो आपको क्या लगता है विरेचन कब होगा? कितने घंटे बाद होगा? एक प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस वो बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा, 7 घंटे बाद, सर वमन होगा ना 4-5 घंटे बाद से। 4-5 घंटे बाद। पर कभी-कभी आपने ऐसा देखा है कि हम खाना खाते हैं तुरंत जाना होता है, फिर खाना खाते हैं फिर तुरंत जाना होता है, ये भी कंडीशन देखी है? जी सर। जी जी सर। सर। तो फिर तो मेरी बात झूठी हो जानी चाहिए ना? ऐसा क्यों? क्या अंतर है दोनों में? क्या वो विरेचन नहीं है? क्या उसे कुछ और कहते हैं? क्या वो परिस्थिति अलग है? सोचो। सर उसकी प्रकृति या अग्नि अलग है। हाँ, उस रोग को अलग ही कहते हैं, उसे हम ग्रहणी रोग कहते हैं। उसको हम प्रवाहिका कह सकते हैं, पर वो विरेचन नहीं है। हम डिटेल में बात करेंगे जब चरक चिकित्सा पढ़ रहे होंगे, 15वां अध्याय ग्रहणी रोग अध्याय, सॉरी ग्रहणी दोष अध्याय। सारे चैप्टर में सभी के आगे आचार्य रोग कहते हैं, गुल्म रोग है, राजश्मा रोग है, शोष रोग है। तो वहाँ कहते हैं ग्रहणी दोष। तो आचार्य ने रोग नहीं लिखा, वहाँ दोष लिखा है, क्योंकि ग्रहणी एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, तो वहाँ दोष हुआ है, वो रोग नहीं है। ठीक है, आप मुझसे ये कह सकते हो कि मास्टर ठीक नहीं है ना? तो आपने एक पर्टिकुलर चीज़ बता दी, पर मैं ही रोग नहीं हूँ, मैं सुधर सकता हूँ। ऐसे ग्रहणी ठीक हो सकती है, इसलिए ग्रहणी दोष है, वो रोग नहीं है। समझो इस बात को। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं क्या पढ़ा रहा था? कहाँ? हाँ, उस आपको समझ में आया ना कि विरेचन हमेशा टाइम लेगा। जब पित्त का इन्वॉल्वमेंट होगा वो कब होता है? पश्चिमान अवस्था में होता है। लेकिन वमन जब होना होगा तुरंत हो जाएगा। सर ठीक है? हाँ बेटा। मतलब दोषों का निर्धारण मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हमें मतलब जब हम वमन करा रहे हैं तो जब अपक्व अवस्था है तब वमन होगा, या फिर हमें कराना है तब जब अपक्व अवस्था है उस दोनों टाइम ही पर? बातें हैं, देखो दोनों ही बातें हैं। हमें कराना भी है, ठीक है? और होगा भी उसी कंडीशन में, क्योंकि जब तक देखो इसमें इन्वॉल्वमेंट होना है कफ का, और इसमें इन्वॉल्वमेंट होना है पित्त का। और अगर आपने आहार के पाचन की 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं तो मुझे बताओ क्या-क्या हैं? अवस्था पाक, निष्ठा पाक। है ना? तो ये आयुर्वेद के सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है? आगे बढ़ने दो, एक-एक चीज़ क्लियर होने वाली है। ठीक है? वरना वहाँ भी रिपीट करना पड़ेगा। मैं कुछ और बताना चाह रहा था। अपक्व, वमन, पश्चिमान, विरेचन, भूल गया मैं। चलो छोड़ो, याद आएगा तो बताता हूँ। तो मैं बता रहा था अपक्व, वमन और पश्चिमान विरेचन, इस बात को आपको याद रखना है। एक लास्ट हम चीज़ बताते हैं, फिर समाप्त करते हैं आज की क्लास, कि सम्यक शुद्धि कब होगी भाई? सम्यक शुद्धि कैसे? तो कहते हैं कि जब वमन पित्तांत हो जाए, यानी कि उल्टी करते-करते जब पित्त निकलने लग जाए अंदर से, कड़वा-कड़वा, तो समझ लो अब प्रॉपर हो गया है वमन, क्योंकि अब मामला आमाशय से होते-होते पश्चिमान की तरफ चला गया, पश्चिमान आमाशय की तरफ चला गया, यानी वहाँ पित्त है और ये बाहर निकल रहा है। यानी कि ऊपर का मामला सब साफ हो गया कि उर प्रदेश में कब इकट्ठा होता है, तो वो तो मामला साफ है। ऐसे ही जब बात हो कि सम्यक शुद्धि कब मानी जाए विरेचन की, तो कहते हैं कफांत विरेचन। जब विरेचन में कफ निकलने लग जाए तो वो सम्यक शुद्धि का लक्षण है, उसका लिंग है, उसके निर्धारण की एक प्रोसेस का पार्ट मान सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हमने देखी। और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, वो हम
आगे की क्लासेस में देखते रहेंगे। तो हिमांशु जरा वो काम बताया रहता हूँ। सर हाँ बेटा। जैसे आप देखिए कि भूमि मतलब कि हमें भूमि ऐसी देखनी चाहिए जहाँ पे आकाश वायु और अग्नि हो हम्म वमन के लिए, हम्म है ना? हम्म तो मतलब ऐसी भूमि मतलब सिर्फ पृथ्वी तो होगा ही होगा ना वहाँ पे, तो वो तो विरेचन बहुत जल और पृथ्वी बहुत जैसे बहुत कि अच्छी बात कही। मुझे बताइए कि जो हिमालय रीजन की जो है ना, या मतलब जो शिवालिक रेंज है, या हम ग्रेटर हिमालय के रेंज की बात करें, ठीक है, और एक तरफ बात करें हम झारखंड की भूमि की, तो तुम्हें क्या लगता है कि उष्ण वाली भूमि कहाँ होगी इन दोनों में से? झारखंड में। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि दोनों भूमि एक जैसी हैं या दोनों के गुणधर्म एक जैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कोई भूमि आकाश वायु प्रधान हो, कोई भूमि केवल और केवल जो है पृथ्वी और जल प्रधान हो सकती है, ठीक है। तो सब भूमि अलग है, और हमारे इंडिया तो इतना ज़्यादा इसमें वैरायटी है। हमारे पास कोस्टल रीजन है, हमारे पास माउंटेन रेंज है, हमारे पास प्लेटूज हैं, और हमारे पास नदियां हैं, झीलें हैं, पता नहीं क्या। हमारे पास एक उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा जो है मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। तो सबकी मतलब प्रकृति अलग अलग होगी। बताओ। मतलब जहाँ पे वायु और अग्नि की पृथ्वी और जल से ज्यादा प्रधानता होगी वो वाली हम देखेंगे। हाँ, वहाँ जो औषधियाँ उपजेंगी वो निश्चित रूप से प्रायः वमन कारक होंगी। और ये अपना ऑब्जर्वेशन है, सारे ऋषि मुनियों का, आचार्यों का। अब CCRS इस पर रिसर्च कर रहा हो तो देखते हैं क्या आउटकम आता है। एक बात बता रहा हूँ बस। ओके। जी सर। तो पढ़ाई लिखाई बातें बहुत करते हैं। हिमांशु बताओ, शायरी सुनाओ यार एक फटाफट। हिमांशु जल्दी करो, टाइम बहुत हो रहा है, सोना भी है। जी सर। हाँ। थोड़ी मस्ती, थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ। हम्म। ये क्या कम है कि मैं अपनी पहचान बचा पाया हूँ। कुछ यार ये, उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ महकती यादें, जीने का हाँ, मैं इतना ही सम्मान बचा पाया हूँ। अरे गजब, अद्भुत। चलो तुम्हें एक चाय पिलाई जाएगी इस बात पे, बहुत ही उम्दा शायरी की। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर।